उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को तकड़ा झटका देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को तो तकड़ा झटका दिया ही है, साथ ही उस लिस्ट में एक नाम मंत्री धर्म सिंह सैनी का भी है, जिन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि यहाँ पर दलित और पिछड़ों किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। और भी तमाम मुद्दे हैं। खुद बात करने के लिए मंत्री धर्म सिंह सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, स्वागत है आपका बीजीटी न्यूज़ पर। धन्यवाद। मंत्री जी, अभी आपने इस्तीफा दिया और ये कहा कि यहाँ पर दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। क्या मंत्री जी आपको 5 साल में ये पता लगा कि यहाँ पर इस तरीके की आवाज़ें नहीं सुनी जा रही हैं, तो आपने पहले इस बात को क्यों नहीं उठाया? देखिए, 2017 में सभी दलितों ने, पिछड़ों ने ये समझ करके कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सम्मान मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनाई थी कि उसमें केशव मौर्य जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री प्रपोज इनडायरेक्ट किया गया था। पूरा प्रचार यही किया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन टोटल पिछड़े वर्ग के लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया जब पैराशूट से ला करके दूसरा एक मुख्यमंत्री बना दिया। उस मुख्यमंत्री से फिर हम सब लोगों ने एक आस ये लगाई कि एक सन्यासी व्यक्ति है, सन्यासी आदमी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और वो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद जैसे ही सबसे पहले पूरे तरीके से अधिकार सीज केशव मौर्य जी के किए। उन्हें विभाग तो ठीक ठाक दिया था, बहुत बढ़िया विभाग था, लेकिन उनकी हैसियत इतनी नहीं थी बेचारों की कि मैं अपने विभाग में किसी चपरासी, किसी जेई का भी स्थानांतरण बगैर मुख्यमंत्री की परमिशन के कर दे। कोई सड़क, खड़ोंजा या पुल आदि भी उसकी परमिशन भी मुख्यमंत्री ही अनुमोदित करते थे फाइल को, तभी वो हो पाता था। अन्य हर मामले में, चाहे वो नौकरी के संबंध में, जहां पूरे तरीके से आरक्षण को ख़त्म करके नौकरियां लगाई जा रही थी जिन लोगों की, वो मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस वर्ग के लोग डीएम और एसपी और थाने में थानेदार, एसडीएम लोग थे, वो आपको अच्छी तरह जानकारी, आप सूची मंगा करके देख लीजिएगा। कहीं भी कोई दलित या पिछड़े वर्ग का कोई जिले का कप्तान या कलेक्ट्रेट में कोई डीएम नहीं बैठता था। थानों में अधिकतर संख्या जब उस जिले में उस वर्ग के लोगों की नहीं रहती थी तो दूसरे लोगों के बारे में विचार किया जाता था। आउटसोर्सिंग में जब मुख्यमंत्री बने, हम लोगों की सबकी बैठक हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आउटसोर्सिंग एक शोषण है कार्मिकों का, इसलिए आउटसोर्सिंग खत्म होनी चाहिए और सीधे रोजगार देंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम दलित पिछड़े लोगों को एडजस्ट करने का प्रयास किया गया। केवल हमारे लिए आउटसोर्सिंग थी। आप जानते हैं अच्छी तरीके से आउटसोर्सिंग में आरक्षण का पालन नहीं होता। कहीं डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में अगर प्रोफेसर या टीचर की नियुक्ति की गई है तो उसमें विषयवार की गई है। विषयवार का मतलब ये होता है कि अगर किसी डिग्री कॉलेज में 5 विषयों में 15 अध्यापकों की आवश्यकता है और 15 की वैकेंसी एक साथ निकालेंगे तो उसमें आरक्षण लागू करना पड़ेगा। लेकिन विषयवार निकाली गई। एक विषय में 3 अध्यापकों की आवश्यकता थी तो 3 को भर लिया गया, फिर अगले विषय की निकाली, 2 अध्यापकों की आवश्यकता थी तो 2 को भर लिया गया। यानी कि 15 अध्यापक अगर उस डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में लिए गए तो उसमें कोई भी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का नहीं था। पूरे तरीके से विशेष वर्ग के लोगों को महत्व देना। आप यही देख लीजिएगा कि महत्वपूर्ण विभाग, मंत्रालय, ग्राम विकास किसके पास था, सिंचाई
मंत्रालय किसके पास था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जो संत है, जिसको किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है, वो एक जातिवादी कैसे हो सकता है? आप सीधा मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवादी हैं? मैं बता रहा ना, गन्ना मंत्री कौन था, स्वास्थ्य मंत्री कौन था, खाद्य रसद मंत्री कौन था, महिला कल्याण मंत्री कौन था। तो आप जो जितने उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी विभाग हैं, महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक व्यक्ति बता दें कि जिस पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग के किसी मंत्री के पास में वो मंत्रालय थे। मैंने बताया जैसा कि एक पीडब्ल्यूडी को छोड़ करके, वो भी अधिकार विहीन थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। तो मंत्री जी, यानी कि आप भी मंत्री रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंत्री रहे, आपने भी कहा कि एक लंबी सूची है उन मंत्रियों की जो पार्टी से असंतुष्ट हैं। तो क्या उनके साथ 5 साल में इस तरीके का व्यवहार होता रहा कि मंत्री भले ही वो हों लेकिन काम मुख्यमंत्री ही करते थे? तो क्या इसके पीछे सारी सरकार मुख्यमंत्री चला रहे थे? मैंने बताया कि मेरे पास FSDA का जो डिपार्टमेंट था, उसमें मुझे कोई अधिकार नहीं था। कभी मैंने कोई बैठक बुलाने का अधिकार नहीं मुझे मिला। मेरे पास कोई फाइल नहीं आती थी। अधिकारी जो उसके प्रमुख सचिव थे, वो उनसे कभी मेरी बात नहीं हुई। शक्ल तो मैंने देखी ही नहीं। और आपको ताज्जुब होगा कि उस विभाग के विधानसभा में जब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकृत भी जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी को किया हुआ था। मैं अपने विभाग के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी अधिकृत नहीं था। हाँ, अगर मैं कभी उत्तर दिए और उनका सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाया तो बदलने में वो मुख्यमंत्री जी को अधिकार है। लेकिन जब मुझे अधिकार ही नहीं था, मैं पहले भी मंत्री रहा हूँ, बड़ी कुशलता से मैंने पहली बार बेसिक शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग चलाया, तो इसमें तो मुझे कोई कठिनाई थी ही नहीं। तो इसलिए इतने अधिकार थे कि हम विधानसभा में हम प्रश्नोत्तरी का अपने विभाग का नहीं दे सकते थे। तो मंत्री जी, आपको ये कैसे पता लगा कि आपको टिकट नहीं होगा इसलिए आप सपा में आए, या भाजपा ने कहा था कि टिकट देंगे, आप वहाँ नहीं रुक पाए? क्या कारण रहा सपा छोड़ने का? बड़ा कारण क्या है ये भाजपा छोड़ने का? देखिए, टिकट कटना न कटना, मेरा टिकट काटने की हैसियत भले चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत कितनी बड़ी पार्टी हो नहीं थी, उसे पता है। अब टिकट मैं नहीं रहा हूँ तो जिस तरीके से मैं विचलित है उन्हें आपको भी अच्छी तरह जानकारी है। टिकट कटने के भय से या डर से मैं इधर नहीं आया हूँ। मुझे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पार्टी रिजाइन करने के बाद भी बहुत फ़ोन आए ऊपर से नीचे तक सब लोगों के, लेकिन हम मन बना चुके थे। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 वर्ष पहले विधानसभा सत्र चलते हुए लगभग 140 विधायकों ने, जिसमें केवल अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के विधायक थे, उन्होंने धरना दिया था सरकार के खिलाफ। अब सरकार का मतलब आप समझ रहे हैं किसके खिलाफ। और वो कई घंटे धरना चला था और विधानसभा उस दिन स्थगित करनी पड़ी थी। जब उनकी आवाज़ इस तरीके से नहीं सुनी गई तो फिर उन्हें बुला करके प्रताड़ित करना, धमकाना, डराना, उन्हें पूरी तरीके से वो भयभीत हुए। फिर ये तय किया सब लोगों ने कि अब अगर मान लीजिए कोई इस तरह का डिसीजन लेगा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सब ने मन बना लिया कि समय आने पर जब इनके वो हथियार हमारे ऊपर नहीं चल सकेंगे तो हम जब निर्णय लेंगे। और वो समय आया तो तब हमने निर्णय लिया। हमें किसी टिकट कटने के डर से या किसी उससे नहीं, हमारे वर्ग के लोगों के, यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों के और पिछड़े वर्ग के हम नेतृत्व करते हैं। हम राजनीति ही दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की करते हैं। तो जब उनकी पूरे तरीके से उपेक्षा हो रही थी, उनके जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही थी, इस कारण हम लोगों ने मन बना करके कि हम जब अपने वर्ग के लोगों को भी कहीं भी किसी तरीके से सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसे दल में, ऐसी पार्टी में, ऐसी सरकार में रहने से बेहतर है तो हम विपक्ष में रहें। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है। 2 सवाल अंतिम है मंत्री जी। एक सवाल ये है कि जब आपकी चर्चाएं चली कि आप सपा में जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चाएं ज़ोरों पर हो गई थी, वो सूची भी सौंप आए थे अखिलेश यादव को, तो उस सूची में आपका भी नाम था। तो आपने वीडियो जारी कर ये कहा कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में ही रहूँगा, लेकिन अगले ही 2 दिनों में आप अखिलेश यादव जी से मिलने पहुँच गए। तो ये स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही थी, इसके पीछे की कहानी क्या है?
देखिए, अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम लोगों ने तय किया था कि हम डे बाय डे हम रिजाइन करेंगे, एक मंत्री और उसके साथ 3-4 विधायक। एक साथ हम अगर रिजाइन करते तो भाजपा शायद न हिलती। तय हुआ कि 11 तारीख में सोम प्रसाद मौर्य जी उनके साथ 3-4 विधायक रिजाइन करेंगे। तय हुआ कि 12 तारीख में दारा सिंह चौहान और उनके साथ कुछ विधायक रिजाइन करेंगे। तय हुआ कि 13 तारीख को धर्म सिंह और उसके साथ में 2-3 विधायक रिजाइन करेंगे। तय हुआ कि 14 तारीख में और लोग करेंगे। तय हुआ कि 15 तारीख को और लोग करेंगे और ये 20 तारीख तक सिलसिला चलता रहना तय हुआ था। तो इसलिए चूँकि मेरी 13 तारीख फिक्स की गई थी, उससे पहले मैं अगर ये कहता कि हाँ मैं पार्टी छोड़ करके जा रहा हूँ, तो आप ही बताइए कि क्या औचित्य था। तो मुझे कम से कम 13 तारीख तक तो भाजपा में बने रहना मेरी मजबूरी थी, जब मेरे नेताओं ने ये कहा था कि आप 13 तारीख को रिजाइन करेंगे। क्या आप उस टाइम भी भाजपा पर प्रेशर बना रहे थे कि देखिए मेरा नाम वहाँ पर भी गया हुआ है, या तो मुझे टिकट दे दीजिए, नहीं तो मेरा लिस्ट में नाम अखिलेश के यहाँ भी गया हुआ है? क्या प्रेशर बनाने की कोशिश हुई थी भाजपा पर? मैंने ऐसी वीडियो नहीं जारी की थी कि अगर मेरा टिकट कटा तो मैं चला जाऊँगा। मैंने ये कहा था कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूँगा। तो इसका मतलब टिकट दबाव बनाने का तो नहीं था। टिकट के लिए दबाव तो ये होता कि मैं ये कहता कि अगर मुझे सम्मान न मिला तो मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने 13 तारीख तक रुकने के लिए ये कहा था कि मैं भाजपा में हूँ। मंत्री जी, आपका एक वीडियो और सामने आया जिसमें आप कह रहे हैं कि मेरे सामने कोई चुनाव लड़कर दिखाइए। तो लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी अहंकारी हो गए हैं, 20 साल से विधायक हैं। भाजपा के बड़े नेताओं को आपने चैलेंज किया या उसको तरोड़ मरोड़ कर कुछ पेश किया गया जनता के सामने? नहीं, देखिए, मैंने अहंकार नहीं किया। मैंने मेरे शब्द देखे कि मैंने कहा मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे मतदाता, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। मैं 20 वर्ष से अपने लोगों में रह करके उनकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे इतना फ़क्र है अपने लोगों पर कि मैं अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन यह बात मैंने किस बात पर कही? डिबेट में एक माननीय मंत्री बैठे थे, केंद्रीय मंत्री बैठे थे। उन्होंने ये शब्द कहा कि जो लोग अपने फील्ड में नहीं जा रहे थे, उनका सर्वे करवाया गया, वो चुनाव हार रहे थे और उनका टिकट कटना निश्चित था। तो टिकट कटता हुआ देख करके वो उधर भाग रहे थे। उस बात पे मैंने उस मंत्री को जवाब दिया था कि धर्म सिंह टिकट का मोहताज नहीं है। टिकट जहाँ से चाहेगा वहाँ से ले लेगा, और नहीं भी मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव जीत करके मैदान में, विधानसभा में जीत करके मेरे कार्यकर्ता, मेरा ईश्वर, मैंने बार बार ये कहा कि मेरे मतदाता, मेरे कार्यकर्ता, मेरा ईश्वर मुझे निर्दलीय भी जता सकता है। मैं इतना अपने कार्यकर्ताओं पर फख्र करता हूँ, गर्व करता हूँ। लेकिन ये बात तो उन्हें सोचनी चाहिए जो लोग बैकडोर से विधानसभा में, विधान परिषद में आकर के सरकार चला रहे हैं या संगठन चला रहे हैं। मैंने उनके ऊपर कही थी बात कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि हम चुनाव लड़ें। नहीं तो चुनाव लड़ना चाहिए था। आपने देखा होगा सरकार बनने के कुछ दिनों बाद 3 लोकसभा चुनाव हुए थे, यहाँ तक कि जहाँ से खुद मुख्यमंत्री जी सांसद रहे कई बार। यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री थे वो सांसद थे उस वक्त के, वो सीट। और यहाँ से बाबू हुकम सिंह जी के देहांत के बाद 3 चुनाव लोकसभा के हुए, तीनों बुरी तरह हारे। एक चुनाव विधानसभा का बिजनौर में हुआ, वहाँ से भी उस हमारे बहुत बढ़िया विधायक थे, बहुत अच्छे हमारे साथी थे, उनका देहांत हो गया था एक्सीडेंट में। वहाँ चुनाव हुआ तो वहाँ भी सरकार हारी। मेरा कहने का पर्पज़ यही था कि इस डर को देख करके वो लोग बैकडोर से विधान परिषद में गए थे। उन्हें हिम्मत नहीं थी कि चुनाव लड़ करके, क्योंकि उनके ऐसे कारनामे थे, उन्होंने बैठते ही एससी बीसी को बिल्कुल उपेक्षित करना शुरू कर दिया था। इस बात पर मैंने कहा था, मैंने कोई अहंकारी बात नहीं की थी। चलिए, बस एक अंतिम सवाल ये है, नकुड़ से, सपा से टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? फाइनल हो चुका है? और कैसे जीतेंगे नकुड़ का चुनाव मंत्री जी अब? देखिए, पहले तो मैं आदरणीय अखिलेश जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, समाजवादी पार्टी के, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। और विश्वास केवल मुझे टिकट के लिए नहीं कहा, मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि आप अपने चुनाव के साथ साथ और विधानसभाओं को भी देखिएगा। ये बहुत बड़ा
उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। अब रही बात, क्योंकि नए दल में आया हूँ, नए दल में मैं जो हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, हमारी विधानसभा के, हमारे ज़िले के, हमारे मतदाता हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जो लोग मेरी साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए हैं, वो उन सब से मैं मिलूँगा। मैं आज ही लखनऊ से आया हूँ और उनसे मिलूँगा। विश्वास करिए, मैं अपनी सीट नहीं, मैं फिर कहता हूँ कि अपने मतदाताओं पर मुझे भरोसा है, अपने ईश्वर पर मुझे भरोसा है। अब की बार हम साथ के साथ विधानसभा समाजवादी पार्टी की जिताएंगे। वो अधिकार माननीय अध्यक्ष जी का है, कहाँ से किसे लड़वाते हैं, लेकिन हम सातों के सातों विधानसभा समाजवादी पार्टी की जितवाने का भरसक प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। चलिए मंत्री जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। तो मंत्री जी का साफ तौर पर मानना है कि पार्टी उनको जो जिम्मेदारी देगी उसका तो निर्वहन होगा ही, साथ ही सहारनपुर की 7 सीटों को जीतने का काम भी समाजवादी पार्टी इस बार करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।